Welcome to all students. Yesterday we were discussing about credit and also the example of credit. Today I will like to indicate about that magic we have yesterday told about you. अर्थात जिस मैजिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कल, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था इसीलिए हमने कहा था कि आज बताएंगे। तो क्रेडिट को हम लोग समझ लिए हैं। अब है ये दो वर्ड आपके सामने में बिल्कुल नवीन वर्ड है। ये दो वर्ड, एक है लिक्विडिटी और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी को हम हिंदी में तरलता कहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को हम लाभदायकता कहते हैं। ये जो दोनों सिस्टम है क्रेडिट क्रिएट करने का, ये गजब का सिस्टम है। इस दोनों में तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक होता है। यदि दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा ना तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए यह परम आवश्यक है कि दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। एक का है कि कैश इन हैंड, यदि बैंक अपने पास में कैश इन हैंड ज्यादा रखता है तो नेचुरली प्रॉफिट बैंक को कम होगा। अब आपके मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार आता होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कल्पना कीजिए कि कैश इन हैंड यदि अपने पास में अधिक से अधिक बैंक रखता है तो इसका मतलब वो कम से कम वो लोन पर ऋणी को देगा, यानी कम ऋण देगा, कम अमाउंट ऋण के रूप में आम पब्लिक के बीच में देगा। जब कम अमाउंट दिया जाएगा ऋण के रूप में तो नेचुरली उसका बेनिफिट कम होगा। और यदि सबका सब दे दे, सबका सब, जितना रुपया जमा है सारे के सारे रुपया को यदि आम पब्लिक के बीच में वह ऋण के रूप में ऋण दे दे तो वैसी स्थिति में बेनिफिट तो उनको बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए कि डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए बैंक में रुपया होना चाहिए, नहीं तो बैंक पर से तो विश्वास ही उठ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो क्रेडिट की बात है वो तो खत्म हो जाएगी। जब क्रेडिट की बात खत्म तो क्यों कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करेगा। इसीलिए कैश का होना बैंक में परम आवश्यक होता है। और यदि कैश बैंक में अधिक से अधिक रहता है तो बैंक को प्रॉफिट इंटरेस्ट कम मिलेगा। जब बैंक को इंटरेस्ट कम मिलेगा तो उस स्थिति में बैंक कम बेनिफिशियल स्टेज में रहेगा। किंतु हम जानते हैं कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक, हमने पिछले दिन भी कहा है कि बैंक से तात्पर्य, हमेशा आप कॉमर्शियल बैंक के बारे में समझेंगे तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना। तो यहां पर क्या होता है कि आपने देखा, हमने यहां पर आरडी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडी।
आवर्ती जमा। आप लोगों घर में अपने घर परिवार में भी सुनते होंगे, देखते होंगे, गार्जियन लोग, आपके माता पिताजी लोग आरडी के बारे में चर्चा करते होंगे। ये आवर्ती जमा है जो नियमित रूप से एक निश्चित कालखंड तक के लिए उसमें रुपये जमा करना होता है। ये जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट के ही जैसा होता है, इसीलिए इस दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, फिक्स्ड में भी और आरडी में भी, क्योंकि इस बीच में इससे रुपया आप नहीं निकाल सका। विशेष परिस्थिति हो तो आप निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घट जाएगा, लॉस की स्थिति में आप रहेंगे, ज्यादा बेनिफिट की स्थिति में नहीं रहेंगे। सेविंग डिपॉजिट में है बहुत कम इंटरेस्ट है, जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा जमा किए जाते हैं, तो इस स्थिति में कम इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा। किंतु करंट डिपॉजिट सामान्यतः व्यवसायी लोग हैं अकाउंट्स में जमा करते हैं, खुलवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे कम इंटरेस्ट इसी में बैंक देता है, यानी बैंक के पास जो जमा आता है इसी माध्यम से जमा आता है। उस जमा को बैंक क्या करता है, तो टोटल जमा जो रहता है, टोटल जमा डिपॉजिट, इसको वो दो भाग में, पहले सबसे पहले क्या करता है, CRR और SLR, दो आप जान ही गए हैं क्या होता है। ये RBI के पास रहता है, ठीक है ना, और ये जो है अपने पास में कैश के रूप में रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फिर बैंकिंग सिस्टम जो है किस प्रकार का उसके पास में जमा आया है, इसको ध्यान में रखते हुए रुपये का लेन देन करता है। जो जमा करने वाले होते हैं वो लिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और जो खर्च करने वाले होते हैं यानी कि ऋण प्रदान करने वाले होते हैं तो वो ऋण के रूप में दिया जाता है आम पब्लिक को। अब है कि बैंक ऋण प्रदान कैसे एक व्यक्ति को करेगा, हमेशा बैंक प्रयास करता है कि ऐसे व्यक्ति को ऋण दिया जाए जो ऋण समय से लौटकर आते रहे। ऐसे व्यक्ति को ऋण नहीं देगा कि उसको ऋण अदा ही नहीं कर सके, इसीलिए वह बहुत ठोक बचा करके ऋण देता है। खैर वो डिटेल्स में बाद में ऑफलाइन क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, किंतु अब जो मैंने दो तथ्यों के बारे में चर्चा की कि लाभ एक तरल के रूप में यानी कैश के रूप में, तरल से तात्पर्य यहां पर कैश से है, कैश के रूप में बैंक कितना रुपया अपने पास में रखेगा। तो बैंक जितना ही अधिक कैश यानी लिक्विडिटी के रूप में अपने पास में रखता है, बैंक के प्रति आम पब्लिक का विश्वास उतना ही ज्यादा होता है। बैंक को वैसी स्थिति में अधिक से अधिक यदि लिक्विडिटी के रूप में यानी कैश के रूप में अपने पास यदि बैंक रखता है तो कम से कम मुनाफा बैंक को होगा, और यदि अधिक से अधिक पब्लिक को ऋण प्रदान बैंक करता है, कैश को अपने पास में बहुत कम से कम रखता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो बैंक को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अब ये दो फैक्टर दोनों विपरीत धारा में है, एक उत्तर की ओर जाता है तो एक दक्षिण की ओर, किंतु दोनों के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना इज टू डिफिकल्ट टू मैनेज टू दीज बोथ
system, liquidity and profitability, how it will be managed? It is very difficult question. यह बहुत ही कठिन प्रश्न रहता है, किंतु इसी दोनों तथ्यों को बैंक मैनेजमेंट ध्यान में रखकर ऋण प्रदान करता है। अब है, हमने कल कहा था कि 100 करोड़ बैंक के पास जमा हुआ, माना कि 15 करोड़ बैंक CRR और SLR में डाल दिया। 85 यानी कि घटा 15 बराबर 85 करोड़ हो गया ना। अब बैंक क्या करेगा, ये 85 करोड़ को वो क्या करता है, लोन के रूप में देता है, लोन के रूप में। ठीक है, 85 करोड़। और हमने आप लोगों को बताया था कि 100, कल के बारे में याद होगा आप लोगों को कि 100 करोड़ .5, जिसने 100 करोड़, जिन लोगों ने एक कुल मिला के 100 करोड़ रुपया बैंक के पास जमा किया था, अब बैंक उसे लौटा रहा है 100 करोड़ और 5 लाख। मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ भी हो सकता है, ये निर्भर करता है बैंक के कैपेसिटी पर, डिपॉजिट पर, और ये जो मार्केट टाउन सिटी का सिस्टम स्ट्रक्चर है उस पर। अब बैंक हमने बताया था कि 5% यदि इंटरेस्ट दिया था इस आधार पर, और बैंक यदि 7% या 8% मान लीजिए लोन के रूप में यदि दिया है, तो इसका हमने बताया था कि क्योंकि वो 15 करोड़ तो उधर निकल गया, अब तो 85 करोड़ ही बैंक ऋण के रूप में देगा। किंतु मैंने आप लोगों को कहा था कि क्रेडिट क्रिएट, करता है। तो क्या करता है यहां पर बैंक, अपने मैनेजमेंट, अपने अनुभव के आधार पर, मार्केट के नेचर के आधार पर क्या करता है, तो क्रेडिट क्रिएट करता है। हमने आप लोगों को कहा था कि वो 4 to 5 times, it depends upon the nature of the city and the policy of government also। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम 5 टाइम्स, कल हम 5 टाइम्स माने थे, तो 85 करोड़ गुना 5 बराबर कितना हुआ, 8 पंचे 40, 25 42। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, शायद याद होगा, कल ही की बात है, कि कितना है कि 425 करोड़ रुपया। यानी अब बैंक पूंजी इन्वेस्ट करेगा, यानी कि व्यक्ति को, आम नागरिक को ऋण प्रदान करेगा, तो वो 425 करोड़ रुपया। अब ये 425 करोड़ जो बैंक ऋण प्रदान करेगा आम नागरिकों के बीच में, बैंक न केवल 85 करोड़ पर, बैंक न केवल 85 करोड़ पर इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 100 करोड़ का जिन्होंने जमा किया था, और बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है वह 425 करोड़ रुपए पर, 425। ये गजब का हिसाब किताब है भाई साहब। आप कहेंगे कि उसके पास में केवल 100 करोड़ है, और 100 करोड़ में भी 15 करोड़ आपने इधर माइनस कर दिया CRR और SLR में,
बाकी लोगों ने 85, उनके पास में करोड़ ही रुपया है जो आम नागरिक के पास में, आम नागरिक को ऋण के रूप में देगा। तो फिर आप 425 करोड़ रुपया कहां से? यही तो मैजिक है। यह क्या है कि बैंक जानता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको ऋण दिया जाता है तो एक ही बार में सभी पैसे नहीं निकासी कर लेते हैं। एक दूसरा, जितने भी लोगों ने जिसने भी प्रकार का डिपॉजिट किया है वह एक ही बार में सभी आज जमा किया, सब का सब आज कल ही जाके निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी बहुत से हजारों हजार ऐसे होते हैं कि आज जमा किया 2 साल 4 साल के बाद उसको आवश्यकता होती है निकालने की, सेविंग वगैरह डिपॉजिट की। या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको बीच में भी तोड़ने की आवश्यकता होती, तोड़ देते हैं लेकिन इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। ये मैं करंट डिपॉजिट की बात नहीं करता, इसमें तो भाई आज निकाला, कल निकाला, परसों निकाला, फिर जमा किया, फिर निकाला। याद रखेंगे ये जमा करने का सिलसिला भी जारी रहता है। इसीलिए अब क्या है कि जिसको ऋण प्रदान किया गया वो एक बार में नहीं होता है, निकालता है, आवश्यकता अनुसार स्टेप वाइज निकालता है। तो जिन जिन सज्जन को बैंक ऋण देता है ना, उनको पहले कहता है कि हमारे अकाउंट्स में आप पहले हमारे बैंक में, हमारे ब्रांच में आप अकाउंट्स खोलाइए भाई साहब, खाता खोलाइए। अब वो खाता खोला, अब क्या करता है, जितने भी ऋणी होते हैं वो सबके अकाउंट्स में 1 बाय 1 करके सबके अकाउंट में, मान लीजिए किसी को 10 लाख दिया गया। अब जब व्यक्ति को पता चलता है कि बैंक से ऋण सैंक्शन हो गया और हमारे खाता में भी चल गया, वो चमकना खुशी से झूम उठता है और पौवा आधा किलो बजरंगबली के मंदिर में जाकर के मिठाई भी चढ़ा देता है। आ गया 10 लाख रुपया, ऋण मिल गया। अब वो 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना में धीरे धीरे निकालेगा। अरे भाई साहब, पैसा तो उसके अकाउंट में गया, लेकिन सब पैसा मलवा कहां पर है? बैंक में ही है। उसने, बैंक ने क्या किया है, तो उस व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको ऋण देना था, उसके अकाउंट पर लिख दिया कि हमने आपको 10 लाख रुपया दिया, आपको 5 लाख रुपया दिया, आपको 15 लाख रुपया दिया, आपको 2 लाख रुपया दिया, इसको 4 लाख रुपया दिया। सबके अकाउंट पर डाल दिया। क्या किया? डाला नहीं, एंट्री कर दिया। अब सब चमक रहे हैं कि हमारे अकाउंट में आ गया, हमारे अकाउंट में भैया आ गया। आप निकाले कहां? सबका सब पैसा तो बैंक के ही पास है। हाँ, आवश्यकता अनुसार निकलता भी है, आप निकालते भी हैं, लेकिन सभी पैसा बैंक के पास में आप चमक रहे हैं बाजार में जाकर के, अपने परिवार में जाकर के, हमको तो ऋण मिल गया, लेकिन पैसा कहां पर है? तो बैंक के पास में। तो इस प्रकार से पता चलता है कि रुपया बैंक में ही रहता है। अब आपको मान लीजिए ड्राफ्ट बना के, मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया, तो हाउसिंग लोन में क्या होता है कि 50,000 रुपया आपको सीमेंट वाले को दे रहा है, तो तुरंत बैंक, उसी बैंक से ड्राफ्ट बना करके देते हैं 50,000 रुपये का अमुक आदमी के नाम से ड्राफ्ट। वो अभी बैंक में ही, वो बैंक क्या करता है, जो कागज पर मोहर मार करके इशू कर देता है। जब अब वो कहा दूसरे के अकाउंट में डाल दिया, जिसको वो डालना था सीमेंट वाले के अकाउंट में जाके, वो अभी बैंक में ही एंट्री हो गया, उसके अकाउंट में भी पैसा चला गया। अब बैंक पे तो पैसा यहाँ पर है, वो कागजवा एंट्री वहां पर कर दिया। उसी प्रकार से दूसरा बैंक वाला भी यही क्रियाकलाप करता है। उसी प्रकार से पूरे देश में इस प्रकार का सिस्टम काम करता है। पैसा सब बैंक में, आम नागरिक चमक दमक रहे कि भाई पैसा हमारे पास आ गया, बिल्कुल आ जाता है। जब आवश्यकता होती है निकाला भी जाता है। और आजकल तो इतना डेवलप सिस्टम हो गया है कि अब एटीएम से या फोन से भी लोग, अब इतना डेवलप हो गया है
निफ्ट से, फंड से, इस अकाउंट से, उस अकाउंट से, उस अकाउंट से, उस अकाउंट से, ईटा वाला है ईटा वाला दे दिए, सीमेंट वाला है सीमेंट वाला दे दिए, छड़ वाला है छड़ वाला, सबको कागज पर काम चल रहा है। पैसा सब बैंक के पास में है और सब यहाँ से वहां क्या है, वो सिस्टम काम कर रहा है। पैसा सब बैंक के पास में ऑलरेडी है, लेकिन करता क्या है, ABCDEF जो जितने भी पब्लिक है, ऋणी है, वो क्या कर रहा है, इसके अकाउंट से चला गया 50,000 किसी एक में, जो जिनसे कोई सामग्री ली गई, 75,000 रुपया चला गया पर ईटा वाले के यहाँ उसके अकाउंट में, फिर 25,000 रुपया चला गया गिट्टी में। इस प्रकार से वो सर्कुलेट होते रहता है, उसके अकाउंट टू अकाउंट में जाता है और सब पैसा ओवरऑल बैंक के ही पास में फिर घुमा फिरा के, चाहे इधर के ब्रांच में उधर के ब्रांच में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम काम करते रहता है। हाँ, कुछ कैश वाला जो बात है वो निकाला जाता है। अब इतना ह्यूज लेवल पर जो कार्य होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट बैंक के पास रहता है और इस प्रकार से वो क्रेडिट के आधार पर इतने बड़े सिस्टम को स्मूथली चलाने का कार्य करता है। यही तो उसका मैजिक है। ठीक है ना। अगले दिन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जब ऑफलाइन क्लास होना होगा तो उसमें डिटेल्स में बताएंगे। आज के क्लास में इतना ही। मैंने यही कहा था कि ये दोनों, यानी इसका मतलब हुआ ये दोनों सिस्टम में, याद रखेंगे, एक सफल व्यावसायिक बैंक का रहस्य इस बात में निहित है कि वो अपने तरलता और लाभदायकता में इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करे ताकि उसका लाभ अधिकतम हो। यही मूल मंत्र होता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।